हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल भाई सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम पहुंच चुके हैं कहां, यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 7 पर। ठीक है, आज की अगर मैं बात करूं तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, दोनों डेफिनेशन समान है, अंतर क्या होता है माइनर सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है भाई, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है भाई, ऊर्जा आपकी निष्कासित होती है, ऊर्जा आपकी निकलती है, जिसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी उसे ही क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो है आपके मान का। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी इनमें सिर्फ चिन्ह में फर्क है, बाकी इनकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बोलूं आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। दोनों में किसका फर्क है, चिन्ह का फर्क है। इसको हम शॉर्ट में किससे दिखाते हैं, डेल्टा EGH से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किससे दिखाते हैं, डेल्टा EGH। और हम इसको किससे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैपिटल E कैपिटल A, इससे हम दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कोई कि भाई इसको रिप्रेजेंट किस यूनिट में करते हो आप, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी की यूनिट क्या है, तो आप यूनिट बताओगे किलो जूल मोल इनवर्स। क्या यूनिट होती है इसकी, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये दो बातें लिखो, फिर मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। ठीक है, लिखो भाई इसको फटाफट। सामान्य सी 2 लाइन की डेफिनेशन। हमने आयनन ऊर्जा पढ़ी थी, तो आयनन ऊर्जा क्या थी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा थी। ठीक है ना, अब हम यहां क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा के मान निकलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे आपका नाभिक है और ये आपकी शेल है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, सपोज पहला आपके पास M है, आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो आपका M- बना और कुछ एनर्जी के मान रिलीज हुए। ठीक है ना, कुछ एनर्जी आपकी यहां पर रिलीज हुई। ठीक है, जिसको आप डेल्टा H से भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, अब ऊर्जा निकल रही है तो ऊर्जा निकलने से मतलब क्या है, प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी। अगर भाई एनर्जी के मान, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो प्रक्रम आपका कैसा है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के लिए हमको पता है डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हम क्या कहेंगे कि डेल्टा H के मान जितने नेगेटिव होंगे, जितने नेगेटिव होंगे डेल्टा EGH के मान उतने ही ज्यादा होंगे। डेल्टा EGH के मान उतने ही ज्यादा होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी जितना डेल्टा EGH नेगेटिव होगा, जितनी आपकी एनर्जी निकलेगी, उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के मान कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है ना, अब यहां आप साइन से मत कंफ्यूज होना कि सर नेगेटिव का तो मतलब कम है। ठीक है, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि जितना डेल्टा EGH नेगेटिव होगा, या मैं कहूं जितना डेल्टा H के मान नेगेटिव होंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के मान कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और जितनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ऊर्जा आपकी निष्कासित होगी, उतना ही वो एटम या उतना ही वो तत्व कैसा होगा, स्थायी होगा। अरे भाई कोई अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर दे तो एक जगह शांत बैठ जाएगा ना, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील दिखाएगा। ठीक है ना, अभिक्रियाशीलता दिखाएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी सारी रिलीज कर दी, तो वो एक जगह बिल्कुल शांति से क्या है, आराम से बैठेगा। तो हम क्या कहेंगे, जितना ज्यादा डेल्टा EGH के मान नेगेटिव होंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी ज्यादा होगी। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि उतना ही आपका जो तत्व है, उतना ही जो आपका आयन है वो कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं तत्व उतना ही आपका, उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा एनर्जी के मान रिलीज होंगे, जितने ज्यादा, उतना ही आपका जो एलिमेंट्स है, जो आयन है, वो कैसा होगा भाई, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। ठीक है, जैसे ये आपका एक न्यूट्रल एटम था, ये सपोज आपका एक न्यूट्रल एटम था और यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ठीक है, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दी। ठीक है, ऐड हो गया।
अब अगर मैं इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहूं, ये तो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिख दी। अब अगर मैं इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहूं, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया और M माइनस बन गया मेरा। अब इस M माइनस में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड और करवाना चाहूं, तो अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने बैठा है इलेक्ट्रॉन, और अगर आप दोबारा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या डालता है भाई? प्रतिकर्षण डालता है, इसको प्रतिकर्षित करता है, तू दूर रह, मैं आके बैठ गया हूं ना यहां। अब सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। माइनस माइनस को क्या कर रहा है? रिपेल करता है। ये जुड़ने नहीं देना चाहता। आप क्या चाहते हो? आप इसको जोड़ना चाहते हो, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए भाई? क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे और इस सेल में क्या करोगे? आप ऐड कराओगे, जोड़ोगे। तो आप क्या कहोगे कि जैसे ही हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सरलतापूर्वक नहीं जुड़ेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां हम लिख लेते हैं, हमको क्या देनी पड़ती है भाई? यहां ऊर्जा देनी पड़ती है। और यहां पर फिर आपका बनेगा M2+, और ऊर्जा देनी पड़ती है प्रक्रम के लिए, तो प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्मा शोषी, यानी डेल्टा H के मान कैसे होंगे? पॉजिटिव। यहां तो आप लिखोगे प्रक्रम जो था वो आपका कौन सा था? ऊष्माक्षेपी। और यहां जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है भाई? ऊष्मा शोषी। तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर डेल्टा EGH के मान पॉजिटिव होंगे, अगर डेल्टा EGH के मान पॉजिटिव होंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा H के मान जितने पॉजिटिव होंगे डेल्टा EGH के मान उतने ही कैसे होंगे? कम होंगे। अरे भाई एनर्जी निकल ही नहीं रही, उल्टी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जुड़े तो एनर्जी निकले, उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा EGH कहेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा डेल्टा EGH के मान बढ़ेंगे। अब एनर्जी तो निकल नहीं रही, उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कैसे होंगे भाई? कम होंगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? जितनी या जितना डेल्टा EGH का मान, डेल्टा EGH का मान नेगेटिव, या जितना डेल्टा EGH का मान नेगेटिव, उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कम होंगे, कम होंगे। ठीक है ना? और नेगेटिव नहीं, यहां पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो आप क्या लिखोगे? जितना डेल्टा EGH का मान आपका धनात्मक होगा, जितना डेल्टा EGH का मान धनात्मक होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान आपके कैसे होंगे? कम होंगे। ठीक है ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जुड़ने नहीं देना चाहता। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो हमको कुछ अमाउंट में यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ेगा। ठीक है? सारी बातें मैंने आपके लिए लिख दी हैं, एक बार आप इसको लिख लो भाई। ठीक है? फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, फैक्टर्स बताता हूं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। एक बार लिखो आप इन सारी बातों को। लिख लिया? चलें आगे। तो देखो यहां हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, डेल्टा EGH फर्स्ट, और इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, डेल्टा EGH 2। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा आता है भाई? नेगेटिव आता है। ठीक है? कह सकते हो आप। और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सदैव आपका कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आपको हमेशा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जोड़ना नहीं चाहता, आप चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब आप इसको स्टेटमेंट डाल के भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? स्टेटमेंट डाल के आप लिखोगे कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान ऋणात्मक होंगे, जबकि द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सदैव आपके कैसे होंगे भाई? सदैव आपके धनात्मक होंगे। ठीक है? लिखोगे इस बात को। क्या लिखोगे? कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कैसे होंगे भाई? ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, परंतु द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान हमेशा भाई, ये चीज हमेशा होगी सेकंड वाली, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान हमेशा कैसे होंगे? कैसे होंगे भाई? धनात्मक होते हैं, हमेशा धनात्मक
पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आपको हमेशा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, खासकर लिख लो भाई इस बात को। फिर मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। लिखो पहले एक बार इस बात को। ठीक है, मिटा दूं भाई, देखना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बुक में, अपनी नोटबुक में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर है आपका भाई कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड इफेक्टिव के, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती है कौन, डेल्टा ईजीएच। अरे भाई आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा। अगर इस नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है तो यह फटाफट क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो आपको एनर्जी के मान ज्यादा मिलेंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लग रहा है, फटाफट इसने अट्रैक्ट कर लिया। और इसका अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं। मैं कहूं आपके घर में आपके मेहमान कब आते हैं, जब आपका व्यवहार बढ़िया है, ठीक है ना, आपका अट्रैक्शन है, आप मेहमान आते हो तो उसकी आवभगत करते हो आप, ठीक है ना, बढ़िया से उसको बिठाते हो, खाना खिलाते हो, सारा काम करते हो, तो मेहमान आपके पास आएगा। ठीक है, घर में मेहमान आया, आप आपस में ही घर में लड़ने लग गए तो मेहमान आएगा क्या आपके पास, नहीं आएगा ना। तो वही कहानी इलेक्ट्रॉन की है। अरे भाई इसका अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, और अगर इसका अट्रैक्शन ही नहीं है, इसके पास कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से नहीं जुड़ेगा। फिर आपको जोड़ना है, जबरदस्ती घुसना है घर में तो मशक्कत करनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को, बेशरम बनना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर बेशरम मेहमान कहलाओगे भाई। ठीक है, समझ गए। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर क्या है कि डेल्टा ईजीएच जो है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, परमाणु के आकार के। ठीक है ना, परमाणुीय आकार। ठीक है, यानी आकार जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कैसे होंगे, कम होंगे। सीधी सीधी बात है, हमें पता है कि आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, और अगर अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। जैसे ये रहा आपका एक नाभिक और ये रही आपकी शेल। मैं बोल रहा हूं आकार बढ़ गया तो इसका अट्रैक्शन मुझे बताओ, इसके लिए ज्यादा होगा या इसके लिए ज्यादा होगा। आप कहोगे कि सर आकार छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आकार बहुत बड़ा है तो अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो डेल्टा ईजीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि जो परमाणुीय आकार है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली है। आकार बढ़ता है, जेड इफेक्टिव घटता है, जेड इफेक्टिव घटता है तो डेल्टा ईजीएच के मान भी घटते हैं। समझ गए। अब परमाणुीय आकार से हम एक बात और कह सकते हैं कि जो डेल्टा ईजीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शील्डिंग इफेक्ट के, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप कहते हो, परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि हमें पता है परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को बढ़ाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फील होने नहीं देते। नाभिक का आकर्षण बल अपने तक ही सीमित रोक कर रखते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगने नहीं देते। अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण लग नहीं रहा तो ये दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे तो आकार कैसा होगा, बढ़ेगा। अरे भाई ये रहा आपका नाभिक, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगेगा तो पास आएगा, पास आएगा तो आकार कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये नाभिक रहा, इस इलेक्ट्रॉन पर कोई आकर्षण ही नहीं है, ये दूर जाता जा रहा है तो आकार आपका कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका कि डेल्टा ईजीएच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परिरक्षण प्रभाव के। अगर मैं और कैरेक्टर की बात करूं, एक और अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो अगला फैक्टर क्या है, डेल्टा ईजीएच वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्थायी विन्यास के। अब चाहे वो स्थायी अर्धपूरित विन्यास हो चाहे स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास हो, ठीक है ना। मैं कहूं कि भाई किसी के पास P6 है, P6 है तो आपको पता है कि उसमें तो भाई पूरा भरा हुआ है, और मैं कहूं किसी के पास P3 है तो ये आपका अर्धपूरित है।
अब मुझे बताओ ये दोनों विन्यास कैसे होते हैं? आप कहोगे कि सर ये स्थायी विन्यास होते हैं। तो कोई जब स्थायी विन्यास होगा तो मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा क्या? अरे मुझे नहीं है जरूरत, मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता ना ही मैं इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता। मैं अपने आप में स्टेबल हूं, तो ना मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा ना मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्पीसीज है वो कैसा रहना चाहती है? स्टेबल रहना चाहती है, स्थायी रहना चाहती है। हर कोई स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। आप भी पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? पढ़ेंगे बढ़िया से, हम नीट को क्वालिफाई करेंगे, जेई क्वालिफाई करेंगे और हम एक अच्छी जगह जाके प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है ना? यही आपका ड्रीम है। तो आप भी क्या चाहते हो? एक तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हो। इसी तरह कोई भी आपका एलिमेंट्स है वो क्या चाहता है भाई? स्थायित्व को चाहता है। तो ये ऑलरेडी अपने आप में कैसे हैं? स्थायी हैं, इनको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके लेंगे नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो अगर स्थायी विन्यास होगा तो स्थायी विन्यास आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, तो डेल्टा EGH के मान कैसे होंगे? आपके कम होंगे। जितना ज्यादा स्थायी विन्यास उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं होगा और उतनी डेल्टा EGH के मान कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ गए बात को? एक और चीज देखो, एक और फैक्टर देखो, नंबर हो गया आपका 5वां, ठीक है? डेल्टा EGH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, अभिक्रियाशीलता के, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, अभिक्रियाशीलता के। अब अभिक्रियाशीलता से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको भी समझाता हूं, ठीक है? अगर देखो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो भाई ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना? क्योंकि चार्ज आ गया तो चार्ज क्या करता है भाई? रिएक्टिव होता है। आप सीधी सीधी बात समझ लो, एक मैं कहूं Cl है, एक Cl माइनस है, तो Cl तो न्यूट्रल है, Cl माइनस आपका कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा। मोर रिएक्टिव इन दोनों में से कौन हुआ? जो आपकी आयनिक स्पीसीज है। अरे भाई जो आयन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल होना है, और न्यूट्रल होना है तो वो दौड़ भाग करेगा, और दौड़ भाग करेगा तो वो कैसा होगा? रिएक्टिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम है और सोडियम प्लस है, बताओ कौन सा मोर रिएक्टिव है? सीधी सीधी बात है, सोडियम प्लस ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, तो इसके लिए दौड़ भाग करेगा। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पर कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण को कर ले वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और हमें पता है कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो ज्यादा कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो ये स्थायी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेंगे। कौन सा प्राप्त कर लेंगे? स्थायी अक्रिय गैस विन्यास। क्योंकि हमें पता है कि जो नोबल गैस हैं वो सबसे ज्यादा कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका वैलेंस शेल कैसा भरा होता है भाई? पूरा भरा होता है। सब में आप देखोगे तो लास्ट में P6 आता है, यानी जो P उपकोष है वो पूरा कैसा होता है? भरा होता है। और हमको ये पता है कि जो पूर्ण पूरित विन्यास है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। और उसमें भी जो अक्रिय गैस है वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तभी तो वो क्या होती है भाई? अक्रिय। किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल स्टेबल है, किसी के साथ कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर ये मोस्ट स्टेबल हैं और अगर इनमें हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें तो ये कौन से विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं? स्थायी अक्रिय गैस को विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो बैठे ही इसलिए कि भाई हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम किसको प्राप्त कर लें? स्थायित्व को प्राप्त कर लें। अगर मैं 17वें वर्ग की बात करूं, 17वें वर्ग में कौन आ गया भाई? आपके आ गए कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? तो ये तो बैठे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, क्योंकि अगर इनको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये P5 में से क्या हो जाएंगे? P6। और P6 का मतलब पूर्ण पूरित विन्यास, या मैं कह सकता हूं स्थायी अक्रिय गैस विन्यास। तो स्थायित्व की प्राप्ति हो जाएगी, इस वजह से ये फटाक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि अगर डेल्टा EGH के मान ज्यादा है तो अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज को भी आप याद रखोगे। एक फैक्टर आपको और बताता हूं, इसको भी देखना भाई। कितने फैक्टर हो गए आपके? 5 हो गए। एक और बताता हूं भाई, इसको भी देखो। देखो भाई, एक फैक्टर और देखो, नंबर 6। हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑक्सीकारक क्षमता के। किसके? ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के। ठीक है ना? ऑक्सीकारक क्या होता है भाई? ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसका अपचयन हो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और डेल्टा EGH में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की। यानी इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से जुड़ जाए तो आपकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा तो डेल्टा EGH के मान भी कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। यानी डेल्टा EGH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक
क्षमता के। समझ गए मेरी बात को? अब अगर आपसे कोई पीरियोडिसिटी पूछ ले, आवर्तता पूछ ले आपसे कोई, किसके लिए? डेल्टा ईजीएच के लिए। यानी भाई हमें बताओ कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा एजीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रभावी नाभिकीय आवेश के। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता है? घटता है, तभी तो आकार बढ़ता है। जैसे जैसे आकर्षण घटेगा वैसे वैसे आकार आपका बढ़ेगा। और हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकार आपका कम होता है। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट डेल्टा ईजीएच भी कैसा होगा? आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान भी घटते हैं। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है, लेकिन डेल्टा ईजीएच के मान भी जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ बढ़ेंगे। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सामान्यतः। कई जगह ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो लगातार घट नहीं रहा, और ऐसे भी क्रम में आपको बताऊंगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो तो लगातार बढ़ नहीं रहा। कहीं कहीं क्या आता है, इनके मानों में अंतर भी आता है। उस चीज को भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि ये फैक्टर भी तो है भाई, ये फैक्टर भी तो प्रभावित करेंगे। ठीक है ना? तो एक बार आप इसमें लिख लो। अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिख लो। क्या लिखोगे? सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, अतः डेल्टा ईजीएच के मान भी घटते हैं, तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव के मान बढ़ते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान भी बढ़ते हैं। वर्ड क्या लगाया है हमने? सामान्यतः। ठीक है, कई कई जगह डिफरेंस भी आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक बार इन सारी बातों को आप लिख लो। ठीक है, फिर कुछ ऑर्डर भी मैं आपको बताता हूं, कुछ इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। किसके रेस्पेक्ट में? डेल्टा ईजीएच के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो भाई, बता दें। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देखो इसकी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान किसके हैं, या कोई आपसे ऑर्डर पूछ ले कि निम्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम बताइए। ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखो अब देखो, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा डेल्टा ईजीएच के, या मैं कहूं सबसे ज्यादा डेल्टा ईजीएच के जो धनात्मक मान है वो किसके लिए होंगे। तो मैंने आपको बताया कि इधर से इधर जाते हो आप तो डेल्टा ईजीएच के मान कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे आते हो तो डेल्टा ईजीएच के मान घटते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। और डेल्टा ईजीएच के मान बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डेल्टा ईजीएच के मान ज्यादा है किसमें? नेगेटिव में। ठीक है, ये भी बात आपको बताई। और डेल्टा ईजीएच के मान घट रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा ईजीएच के मान बढ़ रहे हैं किसमें? पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, और एनर्जी निकलेगी तो नेगेटिव, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसका मतलब डेल्टा ईजीएच के मान उतने ही बढ़ रहे हैं। और डेल्टा ईजीएच के मान घट रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा ईजीएच के मान पॉजिटिव में आ रहे हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं? डेल्टा ईजीएच का मान सबसे ज्यादा धनात्मक किसके लिए आएगा? तो आप याद रखोगे भाई, सबसे ज्यादा धनात्मक उसके लिए आएगा जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना नहीं चाह रहा। तभी तो आप एनर्जी दोगे, और एनर्जी दोगे तभी तो आप मान किस में आएंगे? आपके धनात्मक में आएंगे। तो आपको पता है कि जो वर्ग 18 के सदस्य हैं, जो इनर्ट गैस है, वर्ग 18 के सदस्य हैं, उनके पास स्थायी विन्यास होता है भाई सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका जो पी उपकोष है वो पूरा भरा होता है। ठीक है ना? स्थायी अक्रिय विन्यास, तभी तो ये कैसी गैस होती है भाई? अक्रिय गैस होती है, क्योंकि स्टेबल है, इस वजह से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो आप क्या कहोगे कि डेल्टा ईजीएच का मान सर्वाधिक, या मैं कहूं डेल्टा ईजीएच का मान सर्वाधिक धनात्मक किसके लिए आता है? अक्रिय गैसों हेतु आता है, अक्रिय गैसों के लिए आता है। समझ गए मेरी बात को? अक्रिय गैसों के लिए आता है। या दूसरे वर्ड में आपसे यह भी बोल दे वो कि भाई मुझे बताओ कि डेल्टा ईजीएच का मान
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे नेगेटिव किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक ऋणात्मक किसके लिए आता है, तो भी आपका आंसर सेम होगा। और सर्वाधिक ऋणात्मक किसके लिए आएगा, अक्रिय गैसों के लिए आएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, दोनों क्या होते हैं भाई, एक दूसरे से डेफिनेशन में सेम है, लेकिन जो चिन्ह है उसमें फर्क है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करोगे तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सर्वाधिक ऋणात्मक मान किसके लिए आएगा, आपका अक्रिय गैसों के लिए आएगा। दूसरी अगर मैं बात बोलूं तो पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सर्वाधिक होते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं सर्वाधिक, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो डेल्टा ईजीएच के मान कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। और 18वें के लिए तो बढ़ते नहीं है, तो बढ़ेंगे किसके लिए, 17वें वर्ग के लिए। ठीक है ना। अब आपको मैंने यह भी बताया था, ऊपर से नीचे जाते हो तो डेल्टा ईजीएच के मान घटते हैं। यानी आप अगर क्रम देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा मान तो किसके लिए होने चाहिए थे, फ्लोरीन के लिए होने चाहिए थे। अरे भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मान कैसे होते हैं, आपके घटते हैं ना। तो ऊपर वाले फ्लोरीन के लिए मान सबसे ज्यादा आने चाहिए थे और आयोडीन के लिए मान सबसे कम आने चाहिए थे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लोरीन के लिए जो मान है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मैं क्रम लिखूं तो क्या होगा, क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और फिर क्या आएगा, आयोडीन। ये किसका क्रम है भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, डेल्टा ईजीएच का क्रम है। ऐसा क्यों हुआ इसको समझो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूं तो ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। इसमें तो इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें भाई, 2p कक्षक में। ठीक है, 2p5 में। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें आएगा, 3p में आएगा। और आपको पता है 2p कक्षक जो है वो साइज में कैसा होगा, छोटा होगा। और जो 3p कक्षक है वो साइज में इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो मुझे बताओ कहां आसानी से जुड़ेगा, छोटी जगह में या बड़ी जगह में, बड़ी जगह में। अरे भाई एक सीमित कमरा है, ठीक है, उसके अंदर 2 ही आदमी आ सकते हैं। तो तीसरा अगर उसमें आके रहना चाहेगा तो मुझे बताओ आराम से रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। और मैं कहूं मेरे पास बड़ा कमरा है, ठीक है ना, बड़ा कमरा है और उसमें केवल 2 ही आदमी रह रहे हैं, तो मैं कहूं उसमें क्या तीसरा आदमी आ सकता है, आप कहोगे हां सर आ सकता है, तीसरा आदमी उसमें एंटर कर सकता है। तो वही वाली हालत है कि भाई इसका साइज छोटा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक जो प्रतिकर्षण है, वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से यहां फ्लोरीन के अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ता नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के 3p कक्षक का आकार बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से जुड़ सकता है। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान पूरी आवर्त सारणी में कैसे होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। और अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई पूरी आवर्त सारणी में डेल्टा ईजीएच के मान सबसे कम किसके लिए होंगे, तो पहली बात तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, अधातु करते हैं। और जनरली हम जानते हैं कि धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुणधर्म रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे आ जाए तो इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इधर से इधर आएंगे तो डेल्टा ईजीएच के मान कैसे होंगे, घटेंगे। और हमें पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी डेल्टा ईजीएच के मान कम होते हैं। तो इधर से इधर आओ मतलब पहले वर्ग में आओ, और पहले वर्ग में हमें पता है लीना करे रब से, यानी सबसे कम अगर मान की बात करेगा तो सबसे कम मान किसके लिए होंगे भाई, सीजियम के लिए होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाए तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो और बात देखो, इस तरीके से हमने 17वें वर्ग की बात कर ली, तो ये कि यही कहानी आपके 16वें वर्ग में होती है, ये कि यही कहानी आपके किस में होती है भाई, 15वें वर्ग में होती है, लेकिन 14वें वर्ग में नहीं होती। बताता हूं वो भी क्यों नहीं होती। ये तो कौन से वर्ग की कहानी है, वर्ग 17। और अगर मैं वर्ग 16 की बात करूं तो देखो भाई ये ऑर्डर है ना, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इनको एज इट इज याद रखना है। सेम टू सेम ऑर्डर एज इट इज पूछेगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम सही है। तो एक बार मैं आपको वर्ग के लिए बता दूं, फिर आवर्त के लिए भी कुछ चीजें बताऊंगा। अब देखो वर्ग 16 की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 16 में कौन होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही होता है भाई। तो यहां पर आपको पता है कि ऊपर से नीचे मान तो कैसे होने चाहिए थे, घटने चाहिए थे। ठीक है ना, डेल्टा ईजीएच के मान कैसे होने चाहिए थे, घटने चाहिए थे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो इसके सबसे ज्यादा होने चाहिए थे, इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता। ठीक है ना, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसके मान ज्यादा होते हैं। और अगर इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बताऊं तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है,
ओल्ड स्टाइल से टीपो, और यहां आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये ऑर्डर होता है इसका करेक्ट, ठीक है, समझ गए। यहां पर ऑक्सीजन सबसे कम आता है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज आपकी देखी गई है, ठीक है। और अगर मैं वर्ग 15 की बात करूं, वर्ग 15 की बात करूं तो वर्ग 15 में आपको पता है कौन है, नाना पाटेकर असरानी, सब बेकारी, ठीक है, यही है ना भाई। तो यहां पर जो क्रम होता है वो कौन सा होता है, देखो, फास्फोरस का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन का कम, ठीक है, फिर आर्सेनिक, और फिर आपका एंटीमनी। ये क्रम होता है आपका किसके लिए, वर्ग 15 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ग 14 की बात करूं तो वर्ग 14 में आपका कोई अंतर नहीं होता, यानी काशी गए सुनो प्रभु। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर डेल्टा EgH के मान घटते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन के लिए, फिर सिलिकॉन के लिए, फिर जर्मेनियम, और फिर आपका आ जाता है टिन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं आपको रीजन देता हूं, काशी गए सुनो, ठीक है ना। जनरली जो लास्ट के एलिमेंट है उनकी बात हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन यहां तक ही मिलेगा और यहां तक ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाता है तो वो भी लिख दो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखना अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करूं तो कार्बन में 2p कक्षक है, इसमें 3p कक्षक है। और अगर मैं विन्यास की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, ठीक है ना। p2 आता है सब में, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं तो इसके भाई 2p शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके 2p शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 3p शेल में, यानी बड़ा है इसका, और इसके 3p शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, ठीक है ना। यहां s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे भाई p में। यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे, p में 3 इलेक्ट्रॉन थे। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मुझे बताओ जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसके लिए रिपल्शन कम होगा। अरे भाई यहां तो 5 इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे थे, तो यहां तो बिल्कुल जुड़ ही नहीं सकता कंडीशन, ठीक है ना। यहां घटते घटते कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो रिपल्शन कैसा हो गया, कम हो गया। प्रतिकर्षण कैसा हो गया, कम हो गया। और अगर प्रतिकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब जब हम कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्रम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, डायरेक्ट आपका ऑर्डर ये रहता है, काशी गए सुनो प्रभु, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग बुक उठा के देखोगे तो आपको अलग अलग डेटा मिल जाएगा। लेकिन मैं जो डेटा लिखा रहा हूं ना 100% एक्यूरेट है भाई। मैं आपको एक सेकंड बुक भी दिखा देता हूं, किस बुक से डेटा लिखा रहा हूं आपके लिए। ये देखो हाउस क्राफ्ट बुक है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी एग्जाम है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम है, आपका चाहे जेई हुआ चाहे कोई सा भी एग्जाम है, वहां से रेफरेंस यहां से लिया जाता है, ठीक है ना। एक एक बुक की कीमत 7-7 8-8 हजार रुपए है भाई, ठीक है। तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मत करना कि सर उस बुक में तो ये डेटा दे रखा है, मैं जो डेटा लिखा रहा हूं एक्यूरेट लिखा रहा हूं, ठीक है भाई। लिख लो इन बातों को, पहले आप लिख लिया, कर लोगे। अब देखो मैं आपको एक आवर्त वाला भी बता देता हूं। ये तो मैंने आपको वर्ग की कहानी बता दी, एक आवर्त की और बता देता हूं, ठीक है। आवर्त में देखो कौन सा आवर्त ले लेते हैं, चलो। ली बी ब क न ओ फ नी, ये हमने आवर्त ले लिया, ठीक है। इसमें हमको बताना है डेल्टा EgH का क्रम। तो आपको पता है कि अक्रिय गैस तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती नहीं है, उनके लिए तो मान कैसे होंगे, डेल्टा EgH के सबसे कम होंगे, ठीक है ना। यही बात है। इधर से इधर जाते हैं तो मुझे बताओ डेल्टा EgH के मान कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन अक्रिय गैस के लिए सबसे कम होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं लिखूं तो मुझे बताओ कि अगर मैं चेक करूं इनका विन्यास तो लिथियम का कितना है भाई 2s1, बेरिलियम का कितना है 2s2, यहां पर 2p1, यहां पर 2p2, यहां पर 2p3, यहां पर 2p4 और यहां पर 2p5, यहां पर 2p6, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ग्रहण नहीं करता, तो इसके लिए हमने लिख दिया है कि भाई नियोन के जो एंथैल्पी के मान है वो सबसे कैसे होंगे, आपके कम होंगे। यानी अगर मैं नियोन की बात करूं तो ये तो है आपका नोबल गैस, इनर्ट गैस भी आप इसको बोल सकते हो, नोबल गैस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, नाइट्रोजन की, तो ये आपको पता है कैसा विन्यास है, P3 है, मतलब ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अर्धपूरित विन्यास है। और अगर मैं यहां S की बात करूं तो पूरा भरा है ये भाई, S में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, फुल फिल्ड। और आपको पता है अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व तो कैसा होता है, ज्यादा होता है। अब बात करें अगर हम, तो देखो नियोन के लिए तो सबसे कम हो गया, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा किसके लिए होगा, इससे ज्यादा किसके लिए होगा भाई, देखना।
अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका नाइट्रोजन और बेरिलियम को अगर आप देखो तो बेरिलियम का फुल फील्ड है भाई, फुल फील्ड विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, तो ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन है वो भी कैसा स्थायी अर्धपूरित विन्यास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बोरॉन मिल रहा है और यहां आपको लिथियम मिल रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है भाई। और मुझे बताओ बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां 2p1 है और लिथियम की बात करूं तो यहां 2s1 है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, भेदन क्षमता, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में आयन, देखो सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने इससे पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा, आयनिक ऊर्जा वाला नहीं देखा, परमाणु त्रिज्या वाला नहीं देखा, तो आप उनको देखकर आगे बढ़ो, एक सीक्वेंस से आप आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब भेदन क्षमता को मैंने आपको बताया था कि जो S है वो नाभिक के ज्यादा पास में है, और जो नाभिक के ज्यादा पास में है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। क्या, जो नाभिक के ज्यादा पास में है उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। और आपको मैंने बताया था डेल्टा EGH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आकर्षण बल के। यानी अगर मैं कहूं तो लिथियम का जो S कक्षक है नाभिक के पास में है, इसमें आकर्षण ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए डेल्टा EGH के मान कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। यानी बोरोन और लिथियम में जो ज्यादा मान होंगे वो किसके होंगे भाई, लिथियम के होंगे। समझ गए, बिकॉज ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ भेदन क्षमता। ठीक है, अब लिथियम हो गया, इसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बन, और कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो डेल्टा EGH के मान बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको भाई एग्जैक्ट ऑर्डर बता दिया है, किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम आए सीधा छाप दो। ठीक है ना, इस ऑर्डर को याद रखोगे, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, लिखो भाई पहले एक बार इस बात को, कर लोगे। ठीक है, तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें भाई इस लेक्चर से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे मैंने आपको अपनी कॉपी में करवा दिए हैं। इस कॉपी को रखना बड़े ध्यान से, आगे जितनी भी एग्जाम दोगे कॉपी आपको काम में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।